जैसे अंग्रेजी में कहते हैं मैन मेड डिजास्टर, इसी प्रकार से डीमोनेटाइजेशन मोदी मेड डिजास्टर। नोटबंदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें ये कहा कि सरकार ने जो फैसला लिया वो सही है, यानी नोटबंदी पर केंद्र सरकार का फैसला सही है। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया। आपको बता दें, इस पूरे मामले पर जो याचिकाएं दाखिल की गई थी उनमें कई बातें कही गई थी। उन सबको सुनते हुए, उन दलीलों को सुनने के बाद अब कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया कि नोटबंदी का जो फैसला सरकार ने किया था वो फैसला बिल्कुल सही है। अब इतनी सारी याचिकाएं डाली साहब, सुनिए याचिकाएं। प्रोसेस गलत है, अच्छा, जो इन्होंने तरीका अपनाया गलत है, नोटिफिकेशन करना चाहिए था वो नहीं दिया, गलत है, सब खारिज हुए सर एक लाइन से, औंधे मुंह गिरे सारी इनकी दलीलें, औंधे मुंह, सारी याचिकाएं खारिज हुई। कानून बना के पेश करना चाहिए था, औंधे मुंह गिरा। कहीं ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। लोकसभा राज्यसभा से पास कराना चाहिए था, कोई प्रोविजन ही नहीं है, सब औंधे मुंह गिरे। मतलब टोटल झूठ कांग्रेस चला रही थी। और कब से चला रही थी? जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ था। सवाल इस बात का है कि डिमोनेटाइजेशन हुआ, कांग्रेस को इतना दर्द क्यों हुआ? एक आम आदमी को तो इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर आखिर इतना दर्द किस बात का? किसको नुकसान हो गया? आप जानकर हैरान रह जाएंगे अभी आगे जब हम बात करेंगे। आपको बड़ी हैरानी होगी देखकर कि ऐसा भी होता है और इस देश के अंदर ऐसा हुआ। चलिए पहले इनके और अनर्गल आरोप जो इनके थे ना, और ज़रा देखें। सिर्फ डिमोनेटाइजेशन नहीं, हर जगह इन्होंने झूठ बोला। अब राफेल पे आ जाइए। लोगों को राफेल डील पे बोलना अच्छा नहीं लगता क्या? हाँ, उसको उसके बारे में आप लोग क्यों नहीं बोलते कभी? मैंने बोला, मैंने गुजरात के चुनाव में बोला घपला हुआ है। और मोदी कैसा घपला हुआ है? मोदी जी ने पर्सनली ये डील कराई है। सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला इस वक्त पड़ा जा रहा है राफेल डील पर, जिसमें विमान की प्रक्रिया में, राफेल सौदे की प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया इस बात को और इस फैसले के साथ ही मोदी सरकार को एक बड़ी राहत मिलती हुई, जहां ये भी कहा गया है कि 36 विमान खरीदने के फैसले पर सवाल उठाना गलत है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी राफेल पे भी मुंह की खाई सुप्रीम कोर्ट से, वहाँ भी गए थे सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से भी मुंह की खाई। अब सेंट्रल विस्टा पे आ जाइए। has attacked the government over Central Vista project this morning, terming it criminal wastage. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर अपना फैसला सुनाते हुए इसे मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से इस फैसले के बाद केंद्र सरकार को राहत मिली है। हर चीज़ में साहब, हर चीज़ में। जीएसटी पे गए थे, वहाँ मुंह की खाई, हर जगह। बड़े कमाल की बात है कि एक पार्टी झूठ पर सवार होकर इस देश को चलाना चाहती है। टोटल फ्रॉड। सवाल इस बात का है कि आखिर राहुल गांधी जी, कांग्रेस के तमाम सारे नेता, आप लोगों को इतना दर्द क्यों हुआ जब इस देश की जनता को दर्द नहीं हुआ? तो आखिर आपके पास ऐसा क्या नोट बचे रह गए? नोट ज़्यादा थे आपके, एडजस्ट करने में दिक्कत आई क्या? दिक्कत हुई कहाँ? हमें ये समझ में नहीं आई। खैर, बड़ी विचित्र नहीं बात है कि पूरा देश लाइन में लगकर, और पूरा देश खुश है, एवरीबडी वॉज हैप्पी कि जो चोर है इनकी लंका लग गई। लेकिन साहब बड़े कमाल की बात है, एक पार्टी विशेष को बड़ा दर्द हो रहा है और तब से लेकर आज तक ये दर्द खत्म नहीं हुआ। उठाऊं फिर से? दर्द की दवा है, दर्द की दवा है, ऐसा नहीं है। क्या करेंगे? उस दर्द की कोई दवा नहीं जो आप लोगों को होता है, बस समस्या यहाँ है, बाकी सारे दर्द की दवा है। ठीक है, तो भाई जिनका पैसा डूब गया उनको दर्द होना स्वाभाविक है, जिन लोगों ने जनता का पैसा खाया था उनको दर्द होना स्वाभाविक है। ठीक है, क्लियर है? ज़्यादा अच्छे से बोलता हूँ तब भी दिक्कत होती कभी कभी, क्योंकि लोग लाइक करना भूल जाते हैं और लिखना भी भूल जाते हैं। लोग बाकी लोग की लाइक कर लो, अभी कुछ लोग लिखते रहते थे, वैसे लाइक कर लो भाई जो लोग अभी बाद में जुड़े हैं, निवेदन है आपसे। तो कुल मिलाकर ये स्थिति सर, जिस नोटबंदी को लेकर पूरा देश खुश था, जिस नोटबंदी के फैसले से
पूरा देश खुश था, लोग खुशी खुशी लाइनों में लगे, लोग खुशी खुशी, लोगों ने ये सोचा कि चलो अब देश बदलेगा। उस नोटबंदी को लेकर बहुत सारे लोग परेशान रहे। खैर, परेशान होने का उनका रीज़न भी है, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था वो हो नहीं पाया। बहुत सारी उनकी स्कीम्स धरी रह गई। कई लोग तो चुनाव हार गए। वो सोचे थे हम चुनाव जीत जाएंगे, इतना पैसा है हमारे पास, बाँट चुनाव में सबसे ज़्यादा पैसा बटता है ना, तो हम चुनाव जीत जाएंगे, पर वो चुनाव हार गए साहब। नोटबंदी की वजह से चुनाव हार गए वो लोग। उत्तर प्रदेश में बड़ी भारी पार्टी है जिसके पास बड़ा लंबा चौड़ा कैश था, वो गए। एक और पार्टी है, वो तो आज तक उभर ही नहीं पाई, क्योंकि उसके पास तो कैश ही कैश था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। यश शर्मा जी, धन्यवाद। तो ये स्थिति है इन लोगों की। अब क्या, तो नोटबंदी तो हो गई, नोटबंदी सफल हुई कि नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। पर पहले एक जो जज साहिबा हैं, उनका फैसला कुछ अलग था, उनके विचार कुछ अलग थे। 4:1 के फैसले से मेजॉरिटी के साथ ये फैसला पास हुआ, और थंपिंग मेजॉरिटी के साथ पास हुआ। 3:2 होते तो भी एक बार को बात थी, 4:1 से पास हुआ। तो क्या दूसरी जो जज साहिबा हैं उनका क्या कहना था? ठीक है, आइए देखिए। और ज़रा अब आप सिर्फ पार्टी नहीं, आप ज़रा देखिए, आइए हेडिंग देखिए ज़रा, नोटबंदी लिखिए गूगल पर और हेडिंग देखिए कैसी आ रही न्यूज़ की। नोटबंदी गैरकानूनी थी, 4 जजों से अलग रही जस्टिस नागरत्ना की राय, जाने क्या क्या कहा। अरे गजब, हेडिंग देखिए साहब। हाँ, नोटबंदी पर आ गया फैसला, एक असहमत जज ने क्या कहा। अच्छा जी, गैरकानूनी थी नोटबंदी, पीठ की एक जज बोली, वर्डिक्ट में बोली गैरकानूनी थी नोटबंदी। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी के फैसले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा। मतलब आप देखिए साहब, फैसला फेवर में आया, लेकिन इसके बावजूद आपका मीडिया आपको किस तरह से दिखाता है। मीडिया आपको ये बता रहा है कि गैरकानूनी थी नोटबंदी, एक जज ने कहा। अच्छा, दलाल है तुम्हारा चैनल। एक भिखारी बाहर बोल रहा था, सड़क पे चलता हुआ आदमी, किस प्रकार, कैसी बेहूदगी है साहब। क्या मोदी जी, टुकड़े क्यों नहीं डालते हो आप? डाला करो ना टुकड़े, सब लोग डालते हैं, आप टुकड़े नहीं डालते, बड़ी दिक्कत होती है। ये कुछ भी लिखते हैं लोग, डाल दिया करो, है ना, कम से कम थोड़ा भौंकना कम रहेगा। गुरु जी के फैसले का रघुनाथन की सांसें सही से काम कर रही हैं, वैसे भी आज तो मातम का माहौल होगा इसको सुनकर। अरे साहब मोहित जी, पूछिए मत, बड़ी विचित्र स्थिति है इनकी, बहुत विचित्र स्थिति है। आज भी लगे हुए थे लोग, बोले एक जज ने कहा है हम जीत गए, लोकतंत्र की जीत है। हमने कहा कैसे? बोले एक जज ने कहा है। चलो, तो ये जो जज साहिबा हैं इन्होंने कहा है, ठीक है भाई, एक जज की राय इतर हो सकती है। नागरत्ना, BV नागरत्ना, हमने कहा कौन सी जज साहिबा हैं, देखें जरा। तो आजकल इंटरनेट पे सब मिल जाता है सर, हमारी जिम्मेदारी नहीं, इंटरनेट की जिम्मेदारी है। BV नागरत्ना, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मिल गई। हाँ, इनके बारे में सब कुछ लिखा है। इससे हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट की जज रही 2008 से 21 तक। शी इज़ द डॉटर ऑफ फॉर्मर चीफ जस्टिस ES वेंकट रमैया, विकिपीडिया आई। अच्छा चलो भैया, मतलब ये भी मतलब डॉटर हैं वेंकट रमैया की। चीफ जस्टिस साहब, भारत के चीफ जस्टिस थे, उनकी डॉटर है। नहीं, हम लोग रोटी कहाँ खाते हैं सर, हम लोग तो कीड़े हैं नाली के, हम लोग रोटी थोड़ी खाते हैं। हम जज नहीं बन सकते, हमारे अंदर दिमाग है ही नहीं, दिमाग इन्हीं के पास होता है। ये लोग माँ के पेट से वकालत सीख कर आते हैं, ये लोग माँ के पेट से जज बनकर आते हैं, ऐसा लगता है हमें। इन्हीं के पास दिमाग है सर, दुनिया में किसी के पास दिमाग नहीं है। 138 करोड़ की आबादी के साथ क्या मजाक हो रहा, आप ये देखिए। 138 करोड़ की आबादी इस देश की, अब तो 140 करोड़ हो गई। 140 करोड़ की आबादी के साथ ये मजाक हो रहा है कि तुम सब गधे हो। ये जो 60-70 परिवार है ना, बस यही इंटेलिजेंट हैं, इन्हीं के घर से बनेंगे। क्या मजाक है, क्या मजाक है। मैंने यार हद हो गई यार, मतलब ये तो बहुत ही, अब तो ये तो बहुत हद हो गई। अरे भाई साहब, नेपोटिज्म नहीं कहते इसको, इसको करप्शन बोलते हैं।
ये विशुद्ध रूप से करप्शन है, और ये उन तमाम सारे बच्चों के साथ करप्शन है जो बच्चे ब्रिलियंट हैं, जो बच्चे शानदार काम कर रहे हैं। उन बच्चों की फाइलें बिगाड़ दी जाती हैं ताकि जज साहब का बच्चा आगे बढ़ जाए। कुछ को स्पेशल रिलैक्सेशन दे दिए जाते हैं, जल्दी जल्दी शपथ दिलाई जाती है। नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे। फिर वो कहते कि हमारी अवमानना हो गई। कमाल है, करप्ट को करप्ट कह दो तो अवमानना हो गई। अजीब बात है, समझ में नहीं आता। ऐसा गजब का काम मैंने आज तक नहीं देखा सर। वही परिवार हैं बस देश के अंदर, उन्हीं से जज बनेंगे। आपके अंदर अकल है ही नहीं, आप बन ही नहीं सकते। आप कितने अच्छी बहस करते हो, आपको कितना अच्छा कानून का ज्ञान हो, आपको कितना अच्छा संविधान का ज्ञान हो, नहीं बन सकते आप। क्यों? अरे क्वालिफिकेशन चाहिए। पापा जज थे, चीफ जस्टिस थे तुम्हारे, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कहीं जज थे क्या? नहीं थे ना। भगो यहाँ से, मुंह उठा के चले आए, हमें आता है कानून, हमने संविधान पढ़ा है। भगो यहाँ से। संविधान हम बताएंगे ना इंटरप्रेट कैसे करना है। इंटरप्रिटेशन की पावर हमारे पास है, तो हमें जो करना हम कर लेंगे, उसमें हमें जैसे इंटरप्रेट करना हम कर लेंगे। देखो सर, कोई भी चीज़ दुनिया में, आप किसी भी चीज़ को लिखिए, आज मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, इसके दो मायने निकाले जा सकते हैं। मैं भारत की जनता के लिए बोल रहा हूँ, मैं भारत देश के लिए बोल रहा हूँ, इसका दूसरा मायना ये भी निकाला जा सकता है, नहीं साहब ये तो भड़का रहे हैं लोगों को कोर्ट के खिलाफ। निकालने वाला निकाल लेगा, साबित करने वाला कर लेगा। नहीं ये तो कंटेम्प्ट हो रहा है साहब। हमें अभी तक समझ में नहीं आया कंटेम्प्ट किसे कहते हैं भाई, हमें ये बता दो, हमें यही समझ में नहीं आ रहा। अपनी बात को कहने का अधिकार अगर कंटेम्प्ट है, तो बच्चे के पैदा होते ही एक नया कानून बना दिया जाए, जितने बच्चे पैदा हो उनकी पहले जीभ निकाल के बाहर जीभ काट दी जाए, बोल ना पाए, वो गूंगे रहें। ऐसे ही चाहते हैं ना आप लोग, सब गूंगे रहें, तो जीभ काट दो सर हमारी, है ना। पर जीभ काटेंगे तो आफत हो जाएगी, तो जेल भेज दो, ये सबसे अच्छा तरीका है। हाँ, जो बोले उसको जेल भेज दो, बस मुंह बंद हो जाएगा सबका। बढ़िया। चलिए साहब, कोई नहीं, तो चीफ जस्टिस साहब की सुपुत्री हैं, अब क्या कहें। फिर तो इनको संविधान सबसे ज़्यादा मालूम होगा, इसीलिए इनकी राय इतर है बाकियों से, क्योंकि इनको संविधान सबसे ज़्यादा मालूम है। आपको हमको नहीं मालूम है। हम और आप क्या, हमारी हैसियत क्या है, हम लोग हैं कौन? हमको तो इनके बराबर इंग्लिश भी अच्छी नहीं आती। अच्छा, वर्ड भी नए नए रोज़ ढूंढ के लाते हैं, अजीब अजीब से वर्ड ढूंढ के लाते हैं, रोज़ कुछ नया वर्ड आ जाता है, और उसके आधार, उस वर्ड के आधार पर ये बताना चाहते हैं ये ज्ञानी है। जैसे वो टी शर्ट पहने ना, तो उसको प्रधानमंत्री बना दो, हमने कहा नागा बाबा को बना दो। एक सज्जन तो बड़े गजब बोले, अभी कल परसों मिला मैं किन्हीं से, उन्होंने बड़ा गजब बोला, बोले बहुत लर्नड है किसी के बारे में, कोई जज साहब थे उनके बारे में। हमने कहा कैसे? बोले यार बहुत ज्ञान है। हमने उनके 2-3 कोट जो उनके थे हमने कोट कर दिया, उन्होंने ऐसा कहा है और संवैधानिक रूप से ऐसा गलत है। पहले तो बोले उन्होंने कहा ही नहीं होगा, ऐसा कह ही नहीं सकते। फिर हमने वीडियो दिखा दिया, जिनसे बात हो रही थी वो भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे। बोले अच्छा, बोले नहीं तो उसमें ऐसा है वैसा है। हमने संविधान का पन्ना खोल कर दिखा दिया, हमने कहा आर्टिकल इसमें तो ये लिखा हुआ है। फिर उसकी इंटरप्रिटेशन उल्टी करनी शुरू हो गई। अरे साहब ऐसा मत करो इतना अंधेर मत करो। तो ये जो चीज़ें हैं ना सर, इनसे अब क्या कहें। तो चलिए, बहरहाल जिनके बारे में इतना महिमा मंडन आज किया जा रहा था, वो दीदी मिल गई। सॉरी, बुरा मान जाएंगे दीदी में, माय लॉर्ड मिल गई। तो माय लॉर्ड जो है, दीदी हमारे सम्मान से कहा जाता है। 2 साल की छोटी बच्ची को भी दीदी कहा जाता है, 60, 70, 80 साल की महिला को भी दीदी ही कहा जाता है। सम्मान का सूचक है ना। कोई ये ना सोचे दीदी का मतलब स्लैंग है, दीदी कभी स्लैंग नहीं होता। ठीक है ना। ये बड़ा पवित्र रिश्ता होता है, सम्मान का रिश्ता होता है। जिनको हम बड़ा मानते हैं उनके लिए बोलते हैं, है ना। ताऊ, बड़े, बहुत सारे लोग ताऊ में बुरा मान जाते हैं। अरे भाई, पिताजी से बड़ा बता रहा है वो आपको। ठीक है। खैर, तो माय लॉर्ड मिल गई। माय लॉर्ड की थोड़ी सी हिस्ट्री भी मिल गई। क्या बताएं, विचित्र सिचुएशन है सर। खैर, अब आते हैं सर मुद्दे की बात पर कि आखिर इतना बवाल क्यों है। चलिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ भी, मेरी बातों में मत जाना।
मैं तो दूसरे की, मैंने क्या कहा, मैं न्यूज़ पढ़ाता हूँ, है ना, तो न्यूज़ पढ़ लीजिए और न्यूज़ सुन लीजिए और देख लीजिए। मैं न्यूज़ दिखाता भी हूँ और सुनाता भी हूँ, तो न्यूज़ सुन और देख लीजिए। हाँ, क्या है भैया, कुछ लिखा भी है, चलो पहले ज़रा सुने। Then you'll complain. Either he'll straighten out or you'll change your milkman. But if you have near perfect counterfeit currency getting fed into your currency system, there's no way you can catch it. So this book talks about what happened. These are all fact-based. It's a fiction, but it's based on facts. In 2011, a ship came from Dubai carrying containers full of counterfeit currencies. हाँ, क्या, फिर से सुने। A ship came from facts. In 2011, a ship came from Dubai carrying containers full of counterfeit currencies. 2011 में दुबई से एक शिप आई जिसमें कंटेनर में, पूरे कंटेनर भर के नकली नोट थे। क्या, नकली नोट थे, कंटेनर भर के। कंटेनर समझते हैं, 40 फीट का कंटेनर होता है। चलिए आगे सुनिए। 500 rupees and 1000 rupee notes. 500 और 1000 रुपए के नोट थे। ओके, वही वाले जो बंद हो गए, मोदी जी ने जो बंद करा दिए। Each container was close to 5,000 crores. Two containers, हर कंटेनर 5000 करोड़ के लगभग का था। कितने? 5000 करोड़। अब आगे देखें। 10,000 crores. This is what appeared in the news. But people in the जो न्यूज़ छपी उसमें ये था कि 10,000 करोड़ के 2 कंटेनर थे, पर अब आगे सुनिए, आगे कुछ और बता रहे हैं। knowledge tell me that they were close to 100 such containers that came in. जो लोग वहाँ पर थे, जो लोग जो इनके विश्वास पात्र थे, उन्होंने इनको बताया कि ऐसे 100 कंटेनर आ चुके हैं, पूर्व में आ चुके हैं। And this container, the money that came out was given to a network of people who were all trusted with. Your responsibility is to take this thing, break it up into this many crores per person, identify the person who you're going to give it to, who coincidentally happens to be a member of the same minority community. तो कहते हैं साहब ये कंटेनर आए और जो है ऑब्वियसली सरकार में जो बैठे लोग हैं, सत्ता में जो बैठे लोग हैं, उन्होंने जो है इनको खपाने की जुगाड़ करी और इसका जिम्मा दिया गया किसी ऐसे व्यक्ति को जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से था। ठीक है, आगे सुनिए। There is so much that has happened in Kerala. This book starts in Kerala and ends in Kerala, and I would like every one of you to read this thing. And this, in my opinion, has the potential to be a movie as good as Uri. I just have to find some producer. तो साहब कुल मिलाकर जो है केरल से सारा मैटर हुआ था। बड़ी हैरानी की बात है, बहुत ही ज़्यादा हैरानी की बात है। इस देश में पता नहीं क्या क्या चल रहा था, हमें पता ही नहीं है। आज मुझे अपना किया हुआ सबसे पहला लाइव मुझे अपना याद आता है, कर्नल पुरोहित पे किया हुआ पहला लाइव। और उस पहले लाइव में मैंने कहा था, एक बड़े नेता का नाम लिया था, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, उनका नाम आया था। कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने ऐसा बयान दिया कि वो नकली नोट चलाने का रैकेट चलाते हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में। बड़े कमाल की बात है साहब कि जिसने ये फाइंडिंग दी उस कर्नल पुरोहित को जेल में डाल दिया गया और तमाम सारे लोग जो राजदार थे वो कसाब ने उनको गोली मार दी, जिनमें कि हेमंत करकरे थे। बड़ी हैरानी की बात है, इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इतनी बड़ी मिलिट्री इंटेलिजेंस में थे कर्नल पुरोहित, कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। ये कोई आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं है ना, सीआईडी नहीं है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है। दैट्स अ ब्लडी डैम सीरियस थिंग, ठीक है ना, और बहुत इलीट माना जाता है इसको। ऐसी जगह से कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि साहब इस देश में नकली करेंसी चल रही है, महाराष्ट्र में इसका किंगपिन है, एक पंटर है, किंगपिन कहना मुश्किल होगा, किंगपिन तो बड़े लोग थे। तो जब पंटर को किंगपिन समझ बैठे पुरोहित, जो उस किंगपिन का नाम जो उसको किंगपिन का नाम देकर आगे बढ़ा दिया, तो जो असल किंगपिन थे उनको समझ में आ गया, जो असल जो खलीफा थे
तो खलीफा को समझ में आ गया कि अब ये आँच हम तक आ सकती है, तो एक काम करो, इसको अंदर डालो, उसको आतंकवादी बताओ और उसको अंदर डाल दो। चलो साहब अंदर गया, नकली नोट 2 कंटेनर 10,000 करोड़। तो 20 कंटेनर में कितने हो जाएंगे? 1,00,000 करोड़। 100 कंटेनर की बात कर रहे हैं, कितने हो गए सर? 5,00,000 करोड़। आप जानते हैं टोटल करेंसी जो वापस लौटी थी वो कितनी थी? 12,00,000 करोड़। यानी लगभग लगभग आपके भारत में घूमने वाली बड़ी करेंसी का 40% नकली नोट भारत में आ चुका था। आप बड़े कमाल की बात देखिए, आप देखिए ज़रा, मैं एक बड़ी मज़ेदार बात याद दिलाता हूँ, आप याद कीजिएगा, किसी की बातों में मत जाइए, अपनी खुद की दिमाग लगाइए। नोटबंदी के टाइम में आपके सामने था? नहीं था। मैं यूट्यूब पे था? नहीं था। नोटबंदी के टाइम पर क्या हो रहा था? आप सब ने न्यूज़ देखी होगी, बहुत सारी न्यूज़ आई थी, फला जगह इतने सारे नोट पड़े मिले, बंडल के बंडल मिले, फला जगह नोट जला दिए, फला ये हो गया, फला हो गया। इतने सारे नोट जलाए गए, फेंके गए, उसके बाद भी पकड़े गए लोगों के पास, कमरा कमरा भर के नोट पकड़े गए साहब, टाइम निकल जाने के बाद भी। लेकिन बड़े कमाल की बात है सर, आरबीआई के आंकड़े तो कुछ और ही कहते हैं, आरबीआई के आंकड़े तो कहते हैं हमारे पास तो पूरा पैसा आ गया। वो नोट कौन से थे जो फेंके जा रहे थे? वो नोट कौन से थे जो जलाए गए थे? वो नोट कौन से थे जो कमरा भर भर के बाद में पकड़े गए थे? उनके तो सीरीज भी एक ही थी, नंबर भी एक ही थे, डबल नंबर छपे हुए थे साहब। तेलगी वो को भी तो मार दिया गया एक तरह से, मरा थोड़ी, मार दिया गया। नकली स्टैंप घोटाला जो था, हाँ, देवास की प्रेस से उसने वो डाइज निकलवाई थी। देवास की प्रेस में और भी कुछ काम होते हैं शायद स्टैंप के अलावा। ओ करेंसी नोट भी छपते हैं, अच्छा अच्छा, मैं तो भूल ही गया था। तो क्या वो डाइज भी निकल गई थी क्या? थोड़ा सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। एक ही नंबर के 2 नोट आपको आज भी आपको इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो बहुत बीसियों मिल जाएंगे। इतने सारे लोगों ने ये ऐसी पोस्ट फेसबुक वगैरह पर डाली थी, इसकी कोई लिमिट नहीं है। शुरुआती तौर पर मुझे लगा था कि ये गलत पोस्ट है, बाद में जब मेरी आंखों के सामने 2 नोट एक ही नंबर के थे तो मैं आई वॉज कन्फ्यूज्ड। और आप उसको कैसे भी देख लो सर, दोनों ही नोट असली थे। तब कैसे आप उसको मानोगे? और मैं बड़े मज़ेदार बात आपको बताऊं कि हमारे जो मित्र जिन्होंने हमको ये नोट दिखाए थे, जो घबरा गए थे दोनों नोट एक ही के, उन्होंने बाकायदा उसको बैंक में जमा किया और बैंक में जमा हो गए। किसी भी नोट, दोनों में से एक भी नोट को नकली नहीं पाया गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ थी। क्या डबल सीरीज़ के नोट चल रहे थे? क्या हो रहा था? कुछ तो गड़बड़ थी ना। इतने सारे लोग ले लेके घूम रहे हैं, कहीं फेसबुक पे डाल रहे हैं, कहीं किधर डाल रहे हैं, कहीं किधर डाल रहे हैं, फिर क्या हुआ? तो इतने सारे पैसे, 5,00,000 करोड़, मतलब पूरी भारत की अर्थव्यवस्था को ख़त्म करने का इरादा था। उस अर्थव्यवस्था को अब देखिए ख़त्म कैसे करेंगे भाई? आपके पास जितना पैसा, आप अपने पैसे से करते रहो। आपकी सरकार आ गई, पैसा हम मार्केट में पंप इन करते जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाएगा, आप इन्फ्लेशन कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। पैसा किसके पास है? सबके पास थोड़ी है पैसा। पैसा तो उनके पास है जिनके पास नकली नोट के कंटेनर आए हैं, बाकी आम जनता के पास थोड़ी है। तो उनको तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आम जनता तो नमक भी नहीं खरीद पाएगी, इतना महंगा हो जाएगा। यानी वेनेजुएला, श्रीलंका, इतने सारे नाम है ना, वैसा हाल कर देते भारत का। दूसरी बात, पैसा जो है उसी के दम पर तो चलते हैं सारे जितने आपके जो आंदोलन होते हैं। तो पैसे से आंदोलन चल रहे होते हैं, फंडिंग हो रही होती, दबा कर फंडिंग हो रही होती इन आंदोलनों की। इस समय पूरे देश के हर गली मोहल्ले चौराहे पर पिछले 5 साल से जो है आंदोलन हो रहे होते हैं, सबको फ्री पिज्ज़ा मिल रहा होता है, और आप सिर खुजा के सोचते ही रहते ये हो क्या रहा है। और भारत के लोग क्योंकि फ्री लोडर्स हैं, वो तुरंत पहुंच जाते खाने, बोले काम करना ना धाम। अब लेबर तो चली गई सर सारे आपके धरनों में, तो फैक्ट्रियाँ कहाँ से चलेंगी? फैक्ट्री वाला रातों रात बर्बाद हो जाता। हुए ना जूता फैक्ट्री वाले कितने बर्बाद हो गए। तो धीरे धीरे करके भारत की जो इकोनॉमी पूरी कोलैप्स हो जाती।
और नील बटे सन्नाटा पर भारत आ जाता। समझ में आया क्या फ़र्क पड़ा, क्या नहीं हुआ, फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? वो कह रहे थे फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ ये हम इसके लिए हम ना बातें कर सकते ना हमें मालूम है, ना पूछ सकते। तो समझ में आया कितना फ़र्क पड़ता है एक छोटी सी चीज़ से, जो आपके लिए बहुत एक मामूली सी चीज़ आपको लग रही है कि क्या है, बस यही तो है कि नकली नोट थे। इस नकली नोटों से कितना कुछ हो सकता है कि नकली नोटों से बैठा के हम जब सबको खिलाएंगे, नकली नोट हम लोगों को रोज़ पकड़ा देंगे हाथ में, जाओ दारू पियो, मज़े करो, ऐश करो, तो मैं कोई काम नहीं करना। आदमी कहेगा बहुत बढ़िया, 100-200 रुपये का पौवा पिएगा, 100-1 रुपये इधर उधर खर्च करेगा, 100-1 रुपये सट्टे जुए में उड़ा देगा और 100 रुपये अपने घर ले जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि जब घर ले जाएगा तो ना तो घर में सब्ज़ी पहुंच पाएगी, ना मसाले, ना कुछ। क्यों? सब्ज़ी का ठेले जो लगाता था वो भी तो वहीं चला गया। बोले मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, मेरे को तो फ्री के 500 रुपये मिल रहे हैं। तो पूरी सिस्टम कोलैप्स हो जाता आपके देश का, है ना। ये होता है नकली नोटों से। और ऐसा विश्व युद्ध में भी नकली नोटों का इस्तेमाल किया गया है, बाकायदा हवाई जहाज़ से नकली नोट गिराए गए थे। वो कहानी को हम किसी दिन आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, किस प्रकार से देश को बर्बाद करने का प्रयास किया गया था। सफल भी हुए कई सारी जगह लोग, है ना। फीस फॉर टुडेज लाइफ, धन्यवाद नारायण शंकर रमन जी। Ink and paper quality was same because Pak was also getting from Swiss company as news। बहुत कुछ है सर, है ना। पाकिस्तान परचेज करेंसी नोट पेपर्स फ्रॉम सेम कंपनी फ्रॉम वेयर इंडिया वाज परचेजिंग। बिल्कुल। तो खैर कुल मिलाकर ये जो चीज़ है ये चल रही थी। इसके अलावा एक चीज़ और चल रही थी, वो चीज़ हम आपको बताते हैं कि क्यों नोटबंदी से इतना दर्द हुआ कुछ लोगों को। बड़ा भयंकर दर्द हुआ। पुराना वीडियो सर, काम आएगा।